नमस्कार दोस्तों, मैं सीए मनोज जैन। फ्रेंड्स, ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी इररेस्पेक्टिव ऑफ जीएसटी टर्नओवर। कब आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, लेकिन जो पर्सन आपकी सप्लाई रिसीव कर रहा है वो जीएसटी में अनरजिस्टर्ड पर्सन है, मीनिंग देयर बाय बी टू सी सप्लाई के केस में ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी, भले ही आपका टर्नओवर 10 करोड़ रुपए हो या उससे ज़्यादा हो। सेकंड केस आता है कि आप जीएसटी के अंदर रजिस्टर्ड पर्सन हैं, लेकिन जो आप सप्लाई कर रहे हैं गुड्स और सर्विसेज की वो एग्जम्प्ट नील और नॉन जीएसटी है जीएसटी एक्ट के अंदर। इस केस में आपका रेसिपिएंट रजिस्टर भी हो सकता है जीएसटी के अंदर और अनरजिस्टर भी हो सकता है, लेकिन ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी ऐसे ट्रांजेक्शन्स पर। थर्ड वन आता है कि जब गुड्स और सर्विसेज हम सप्लाई करते हैं अदर देन सप्लाई, मतलब कि जिसको जीएसटी एक्ट में सप्लाई नहीं माना गया है, मतलब कि जैसे जॉब वर्क के लिए हो या सेल ऑन अप्रूवल हो, उस केस में हम डिलीवरी चालान या अदर डॉक्यूमेंट इशू करते हैं अदर देन बी टू बी या फिर आपका क्रेडिट नोट या डेबिट नोट के अलावा, तो उस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगी आपके ऊपर। फ्रेंड्स, जीएसटी रजिस्ट्रेशन आपने लिया है करंट फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि 1 अप्रैल 2022 या उसके बाद में, या आपकी जो जीएसटी टर्नओवर है प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर में किसी भी ईयर में 10 करोड़ रुपए या उससे ज़्यादा नहीं थी, वो करंट फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ रुपए हुई है, तो ई इनवॉइस आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। ई इनवॉइस कब एप्लीकेबल होगा? जब 1 अप्रैल 2023 आ जाएगा, उस केस में प्रीवियस ईयर की टर्नओवर के बेसिस पर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से अगर आप कोई इंपोर्ट करते हैं गुड्स का या सर्विसेज का, तो उस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि उस केस में जब होम कंजम्पशन के लिए हम अप्लाई करते हैं तो बिल ऑफ एंट्री हमको प्रोड्यूस करनी पड़ती है, उसके बेसिस पे होम कंजम्पशन के लिए जो होता है गुड्स डिलीवर होता है, तो इस केस में भी जो है आपको ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी प्रकार से जब फाइनेंशियल और कॉमर्शियल क्रेडिट नोट इशू किए जाते हैं जहाँ पर कि जीएसटी टैक्सेस मेंशन नहीं होते हैं, जो डॉक्यूमेंट है जो क्रेडिट नोट है उसमें जीएसटी टैक्स मेंशन नहीं होते हैं, तो उस केस में भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। फ्रेंड्स, इसी तरीके से अगर आप जीएसटी में रजिस्टर हैं, मतलब कि जीएसटी में तो आप नॉर्मल रजिस्टर है, लेकिन आप एक बैंकिंग कंपनी है, इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस कंपनी है, या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, या नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, तो भी आपके ऊपर जीएसटी एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर एज ए सप्लायर की बात कर रहे हैं। अगर कोई नॉर्मल सप्लायर इन जीएसटी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करता है तो ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से अगर कोई गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी है और रजिस्टर्ड पर्सन है जो कि पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो उसके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। इसी तरीके से एससीजेड यूनिट कोई है तो उसके ऊपर भी ई इनवॉइस एप्लीकेबल नहीं होगा। ध्यान रखिए, यहाँ पर ओनली एससीजेड यूनिट को एग्जम्प्ट किया गया है ई इनवॉइस कैटेगरी से। एससीजेड डेवलपर अगर कोई है तो उसके ऊपर ई इनवॉइस एप्लीकेबल होगा। इसी तरीके से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और लोकल अथॉरिटी को भी ई इनवॉइस जनरेट करने का कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये कुछ ऐसे ट्रांजैक्शन या ऐसे एंटिटी थी जिनको कि जीएसटी ई इनवॉइस से एग्जम्प्ट किया गया है, भले ही उनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए हो या उससे ज़्यादा हो। लेकिन ध्यान रखिए, जो कैटेगरी है, जो जीएसटी एंटिटी अभी हम लोगों ने देखी है, इनको अपनी इनवॉइस पर मेंशन करना होगा कि इनकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज़्यादा है, लेकिन फिर भी ये जीएसटी ई इनवॉइस में एग्जम्प्ट कैटेगरी के अंदर आते हैं, जो कि एक नई रिक्वायरमेंट आई है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ ट्रांजेक्शन और एंटिटी थी जो ई इनवॉइस जिनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।